हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। पहला क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक नीडल है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम में, तो आपको ध्यान से समझना है। ऑप्शंस हैं टॉर्क लेकिन फोर्स नहीं, या बोथ टॉर्क एंड फोर्स, या नाइदर फोर्स नाइदर टॉर्क। तो इस तरह के आपके ऑप्शंस हैं। तो इसको करने के लिए एक आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कभी कभी चुंबकीय सुई का क्वेश्चन आता है, यानी कि मैग्नेटिक नीडल का, कभी कभी डाइपोल का आता है, कहेगा कि डाइपोल को। तो पहले तो आप याद कर लो कि चुंबकीय सुई का अगर क्वेश्चन आए और वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगी और फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी। वो बात अलग है कि यहाँ पे चुंबकीय सुई की जगह पे अगर डाइपोल होता और असमान की जगह अगर यूनिफॉर्म होता, तब आपका जो केवल टॉर्क करती, फोर्स नहीं करती। तब क्या करती? केवल टॉर्क करती। अब केवल रट लेने से काम नहीं हो जाता है, तो पहले इसको समझ लेते कि कैसे, आखिर क्या है। तो सपोज यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है जो असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक, हम यहाँ पे, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम नीडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका नॉर्थ है और ये उसका साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक फोर्स वर्क करेगा और इधर साउथ पोल पे इधर की तरफ फोर्स वर्क करेगा। तो फोर्स होता क्या है? एम बी। और इधर करेगा तो एम बी। अब देखो, अब असमान है तो यानी कि बी, यानी इसे हम बी वन मानेंगे और इसे बी टू मानेंगे, क्योंकि ये असमान है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल, क्योंकि बी वन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी वन है और यहाँ पे बी टू है, यानी कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाता है, यानी कि फोर्स वर्क ना करता, केवल टॉर्क करता। लेकिन बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे फोर्स भी, रिजल्टेंट फोर्स भी कुछ आएगा, यानी कि एग्जिस्ट करेगा फोर्स, यानी कि फोर्स भी होता है और टॉर्क भी होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो ही तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। अब समझ लेते हैं कि अगर डाइपोल दे देता है, सपोज, मेरी बात ध्यान से सुनना, कहता है कि एक डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम यहाँ पे रख के देख रहे हैं, और ऑप्शंस सेम रहेंगे, इसी तरह के ऑप्शंस। अब की बार क्या है, यूनिफॉर्म है और डाइपोल को रखा है। सपोज ये डाइपोल है, यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ है इसका साउथ, तो यहाँ पे प्लस एम है और यहाँ पे माइनस एम है। तो इसके कारण इधर फोर्स लगेगा एम बी और इधर लगेगा एम बी फोर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि यूनिफॉर्म है, तो यानी कि अब की बार ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों, तो रिजल्टेंट आपका जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया, यानी कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो फोर्स नहीं होगा, यानी कि बल नहीं होगा, केवल क्या होगा? बल युग्म होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाता। अगर यहाँ पे हो जाता एक डाइपोल है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तब ऑप्शन हो जाता बल युग्म, लेकिन बल नहीं। यानी कि अब आप ब्रीफ में दो पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट, अगर नीडल वाला क्वेश्चन आए और वो नॉन यूनिफॉर्म में रखा हो, तो बोथ करते हैं, बोथ आपके एक्सपीरियंस होंगे, यानी कि फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। लेकिन अगर किसी डाइपोल को, दूसरा पॉइंट आप लिख लो, अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो फिर वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन वो डाइपोल दोनों, ये टॉर्क दोनों ही कंडीशंस में वो फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपकमिंग पेपर में आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक धातु का, एक मेटल का तार है, उसको स्ट्रेच करके उसकी रेडियस में 1% का डिक्रीज किया गया है, तो तार के, यानी कि रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा? देखो, मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन में कोई भी टर्म ऐसा ना रहे जो मैं बाइलिंगुअल एक्सप्लेन ना करूं, यानी कि केवल हिंदी में बोलूं। तो इसलिए इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आई एश्योर यू। जो भी साउथ के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेजर जो लोग हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, वहाँ से कमेंट्स आते हैं, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा कि जितना मुझे आता है उतना मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब अगर मैंने दो कंडीशंस आपको सिखाई हैं। अगर लेंथ आपकी खींच के एन गुनी कर दी जाती है, तो रेजिस्टेंस आपका एन स्क्वायर गुना हो जाता है, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू, मैंने आपको बताया था कि अगर रेडियस उसकी 1/n टाइम्स कर दी जाए, तो उसका रेजिस्टेंस n की पावर 4 हो जाता है। ये दो पॉइंट आप ऑलवेज आप अपने दिमाग में रखना। अगर सपोज वो कहता है एक तार है, उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दिया गया, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। सपोज वो कहता है एक तार है, उसकी त्रिज्या को खींचकर 1/2 गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 2 की पावर 4, यानी कि 16 गुना हो जाएगा। ये तो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने बता दिए बेसिक। अब यहाँ पे डायरेक्ट गुना का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज हुआ है त्रिज्या में। तो आप याद रखना इस चीज़ को कि खींचकर
1%। अब मैंने बताया था कि त्रिज्या वाले केस में n की पावर 4 होता है, तो आप प्रतिशत त्रुटि अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो प्रतिरोध परिवर्तन में n की पावर 4 आगे आ जाएगा और 1% ऐसे, और दोनों में इंक्रीज होता था तो 4% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु में बोर की निम्नतम कक्षा, यानी कि जो देखो हाइड्रोजन का एक नाभिक है, ठीक है, परमाणु, उसकी ये ऑर्बिटल होते हैं, एक सबसे मिनिमम, फिर ये सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, तो इनकी कुछ रेडियस, इसकी कुछ रेडियस होगी, इसकी ये रेडियस है, इसकी ये है, इसकी ये, यानी कि निम्नतम की रेडियस। तो जो रेडियस में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, यानी कि आपको दिया जाएगा कि अब यहाँ से देखें दूसरी का पूछा है तो दूसरी का स्क्वायर कर देंगे, तो अब मैं देखो क्या कह रहा हूँ कि आपको करना कैसे, एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कि आपको पेन और पेपर नहीं उठाना है। दूसरी दिया है तो दूसरी का, क्योंकि एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4r हो जाता। सपोज यहाँ पे तीसरी कक्षा की पूछता तो तीसरी कक्षा के लिए 9r हो जाता, 9 इनिशियल का 9 गुना, क्योंकि एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप उसको करना चाहो ट्रेडिशनली तो ऐसे भी कर सकते हो कि R1:R2 इज इक्वल टू N1/N2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे पहली वाली का आर दिया था और दूसरी का मैं एक्स फाइंड करना था, यहाँ पे 1 दूसरी का 4 करेंगे, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। सपोज वो ऐसा करे कि दूसरी का दे के चौथी का पूछे तो यहाँ पे दूसरी का देगा तो यहाँ पे 2/4 का पूछेगा तो यहाँ पे 4 और स्क्वायर। मतलब आप ट्रेडिशनली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको कुल मिला के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करना है। चैलेंज ये नहीं है कि 2500 के 2500 क्वेश्चन कर लो, भले ही आप क्वेश्चन 20 करो लेकिन सबसे पहले करो, तब आप सफल हो पाओगे। एक रेडियो एक्टिव है, उसकी जो हाफ एज है वो 5 दिन है। किसी नमूने के, अब देखो आप नमूने को देख के परेशान मत हो जाना, बना रहने दो। तो 8 पार्ट्स में से 7 जो हैं वो डिके हो गए, 7 डिस्ट्रॉय हो गए, डिके हो गए, तो कितना टाइम लगा? अगर 8 पार्ट थे, 7 डिके हो गए तो कितना टाइम लगा? तो मैंने बताया था, आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए लिखो n/n0, जहाँ पे n0 मतलब इनिशियली जो पार्ट था, ऊपर जो फाइनली रह गया उसको आप हमेशा लिख दो 1/2 की पावर n करके लिख दो। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अब इनिशियली कितना था? 8 पार्ट था, 7 उसके डिके हो गए तो फाइनली कितने बचे होंगे? 1 बचा होगा, क्योंकि 7 तो खत्म हो गए, 7 भाग 6 हो गए, तो बराबर 1/2 की पावर n। अब 1/8 को हम 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो तुलना कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 3। केवल n की वैल्यू निकालना ही चैलेंज होता है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, जो डिके टाइम पीरियड होता है, जो विघटन का समय होता है, वो t½ गुणा n होता है। यानी कि जो विघटन का समय होता है t½ यानी कि अर्ध आयु कितनी दी गई है सवाल में? 5 दिन, इंटू n का मान हमने कितना निकाला? 3, तो डिके टाइम पीरियड हमारा आ गया 15 दिन, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये मैं कई बार करा भी चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, तो अब आप एग्जाम में गलत इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कांच के 3 प्रिज्म हैं, ठीक है, उनके जो आधार की मोटाइयाँ हैं, यानी कि उनकी जो बेस की मोटाइयाँ की थिकनेस कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उनकी बड़ विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात, यानी कि डिस्पर्सिव पावर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ विक्षेपण क्षमता जो होती है, डिस्पर्सिव पावर होती है प्रिज्म की, वो अगर वेरियस कलर्स के अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हो तो NV-NR, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, -1। ये तो अगर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों, अगर उनकी आपको वो दिए हों क्या, विचलन कोण, तो हो जाता है V का विचलन कोण वॉयलेट का बटे माइनस रेड का और बटे येलो का, ठीक है। इसमें नीचे -1 नहीं होता है अगर यहाँ पे विचलन कोण दिए हों, और अगर न दिए हों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों, तो इस फॉर्मूले से 3 कलर देगा, सपोज वो कहेगा कि बैगनी का और लाल का और येलो का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो विचलन जो बड़ विक्षेपण क्षमता बताओ, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या विचलन कोण देगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब एक और मैं बात यहाँ पे बता दूँ आपको कि कोणीय बड़ विक्षेपण क्षमता जो होती है उसका आप सीधा सीधा याद रखना कि NV-NR इंटू ए यहाँ पे प्रिज्म कोण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों और वो दिए हों तो V-PR, केवल इतना याद रख लो आप, ठीक है। कोणीय बड़ विक्षेपण के लिए ये 2 बातें अब याद रखो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, बड़ विक्षेपण जो क्षमता है वो पदार्थ के थिकनेस या मोटाइयों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1:1, यानी कि सभी में समान, इक्वल, ठीक है। आप याद रखना।
उसकी मोटाई पे। कहीं आपने फॉर्मूले में मोटाई देखा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर वाटर है, उसको हीट किया गया है 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, और जो जिस हीटर से हीट किया गया है उस हीटर का जो पावर है वो 836 वाट है। तो आखिर कितना टाइम लगा होगा उस हीटर को इतना गर्म करने में? तो हीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? हीटर आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में करता है। बस ये प्रिंसिपल जिसको पता है वो अब इजीली कर लेगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? P इंटू टी होती है, क्योंकि P बराबर होता है W/T। तो एनर्जी यहाँ से देखें तो P इंटू टी हो जाएगी। तो P आपको पावर कितना है? 836 इंटू टी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू थर्मल। थर्मल के लिए क्या होता है? mc∆T। अब m मास आपका 1 लीटर है तो इसको ग्राम में अगर हम लिखें तो 1000 लिख सकते हैं। c आपको सवाल में दिया जाएगा कि जो स्पेसिफिक वाटर की हीट वो है वो 4.2 है, सवाल में देगा आपको, ठीक है। नहीं भी दी तो याद रखो। और डेल्टा थीटा आपका कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस है, 40 से 10 से 40 हुआ तो 30 का हुआ तो इंटू 30। अब आप इसमें केवल 836 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ टी निकल आएगा, तो 836 से सिंपली डिवाइड करोगे तो आपका 150 आएगा लगभग। और डिवाइड करना भी बहुत इजी है। अगर आपको मैं बताऊं कैलकुलेशन थोड़ा, तो उधर कितना था एक बार बता दूं, 1000 था, 4.2 था, इंटू 30 था। अब इसमें जब आप 836 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहला काम आप करोगे कि 4.2 को 3 से गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा? 42 दिया 126, तो यहाँ से 126 और 3 जीरो, ये 1 2 3, एक ये जीरो दशमलव हटा देगी, बटे 836। इतना तो आप लिख के बैठ जाओगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में है 50 सेकंड, 200 सेकंड, 150 सेकंड, 100 सेकंड। तो आप देखो कि 836 से 2 बार तो कट नहीं रहा है, 2 बार कटने के लिए यहाँ पे 16 होना चाहिए, 8 दूनी 16, तो 2 बार नहीं कट रहा है, तो यानी कि 200 नहीं हो सकता। आप देखो पूरा पूरा नहीं करता है, क्योंकि 836 ऊपर होता तब वो पूरा पूरा करता है, यानी कि 100 भी नहीं हो सकता, 200 भी नहीं हो सकता। जब पूरा नहीं कट रहा है तो 50 भी नहीं हो सकता, 150 आप सीधा सीधा देखिए, क्योंकि एक बार तो जा रहा है ना, एक बार पूरा जाएगा। तो इस तरह से आपका 150 अप्रॉक्सीमेट आएगा, 150.7 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन किसी स्कूलिंग का नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो मे भी आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक सोडियम लाइट है, उसकी वेवलेंथ है 6360 एंगस्ट्रॉम। जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी यदि जल का अपवर्तनांक कितना है? तो देखो, कोई भी अगर आपको कुछ नहीं आता है, सिंपली आप एयरफोर्स का पेपर देने गए हो, नेवी का देने गए हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आर्मी टेक्निकल, या जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वेवलेंथ इतनी है, वाटर में उसको इमर्स करने के बाद कितनी होगी, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप याद रखना कि वाटर में जब डुबोएंगे तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उससे डिवाइड कर दो। अब बटे 3 है तो वो 3 नीचे वाला इधर आ जाएगा, इसको 4 से कट करोगे जब, तो 4 से एक बार जाएगा तो 2 23 हुआ, 4 पंचे 20, 3 9 बार कटा, 1590 का गुणा 3 में करोगे तो 4770 आ जाएगा सिंपली। वैसे इसको आप रूल भी कह सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसी तरह से माध्यम में जो तरंग दैर्घ्य होती है वो निर्वात में तरंग दैर्घ्य, यानी कि नॉर्मली तरंग दैर्घ्य में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भाग दे दें, तो क्योंकि आपको याद हो तो मैंने एक जब वो पढ़ाया था आपको, आई थिंक क्या पढ़ाया था, विवर्तन, नहीं नहीं नहीं, हाँ शायद आपको क्या कहते हैं, एक सेकंड, कुछ कोई एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, पूरा फ्रिंज चौड़ाई वाला केस था, जब उसकी फ्रिंज चौड़ाई 0.4, आपको याद आ रहा है, जब उसको वाटर में इमर्स किया गया था तो फ्रिंज, नई फ्रिंज विड्थ मतलब चौड़ाई क्या रहेगी, तो उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दिया था, ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपसे सिंपली भाग देना होता है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिलीव मी। और एक बात और बता दूं आपको कि, और ये बात मुझे बताना वैसे नेसेसरी नहीं लगा, लेकिन अभी 2-3 दिन से ऐसा आपके कमेंट्स देख के फील हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इतना रेलेवेंट कंटेंट आपके स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए, इतना रेलेवेंट कंटेंट कोई फ्री नहीं दे रहा है। केवल लक्ष्य एयरफोर्स एक ऐसा चैनल है जो अभी रिसेंटली जो कंटेंट आ रहा है, इतना जो रिलेवेंट ओरिएंटेड कंटेंट है, वो सब फ्री आपको डिलीवर किया जा रहा है। फिर भी आप उसकी केयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो फ्रेंड्स में, मतलब आप हल्के में ले रहे हो अभी, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि दूल के ढोल सुहावने नियर, एक ऐसे कुछ आपने सुना है, तो वही है।
मैंने देखा है कि आप क्या मोस्ट चैनल्स जो हैं जो डिफेंस एग्जाम्स के लिए, वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे आके 5 क्वेश्चंस सिलेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे। फिर उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे देंगे, मेरा कोर्स परचेज करो, ये फलानी इंडिया की टॉप एक एकेडमी है, ये है फलाना कहीं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो अन अकेडमी पे जाके अपना रेफरल कोड बना देते हैं, ये यूज करो इतना डिस्काउंट पाओ। कुल मिला के यूट्यूब पे कोई इतना रिलेवेंट फ्री में नहीं दे रहा है, लेकिन वही है कि आप लोग को रिस्पेक्ट नहीं है कंटेंट की। लेकिन हाँ, जो लड़के 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, जिन्हें पता है कि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, वो तो ध्यान से सुनते हैं मेरी बातों को और पढ़ते भी हैं। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, ध्यान से पढ़ो और बस इतना कर दो कि वीडियोस को लाइक कर दिया करो, जिससे और भी लड़कों तक जुड़ पाऊँ। ज़्यादा ऑडियंस होगी तो और आपको ही फ़ायदा है। आपको क्या लगता है, जब आप लाइक करोगे तो और ऑडियंस से हम और लोगों से जुड़ पाएंगे, और जितनी ऑडियंस ज़्यादा होगी उतना ही मैं मेहनत करूँगा, उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप तक कोशिश करूँगा और अच्छा लाने की, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ ये सब किया करो आप लोग, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। एक रेक्टेंगल जो मैग्नेट है, तो उसका जो ऑसिलेशन है वो 4 सेकंड है। जब इसको लंबाई के समांतर यानी कि लेंथ के पैरेलल 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, तो और एक भाग को अगर उठा लें तो उसका ऑसिलेशन क्या होगा। तो देखो, इसको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि कैसे। तो देखो क्या होता है कि फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेट है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उसने क्या किया, देखो ऑसिलेशन के लिए आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूड, क्या होता है, 2 पाई अंडर रूड आई अपॉन एम बी, ठीक है। जहाँ पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आपको पता ही है डाइपोल मोमेंट, और बी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ कुछ फिगर बना के। यहाँ पे ये हमने ले लिया एक रेक्टेंगल मैग्नेट, ठीक है। ये इसका नॉर्थ हो गया पोल, ये इसका साउथ हो गया। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में हमें कट करना है, तो हम यहाँ पे कितने कट लगा दें, 3 कट लगा दें, 1 2 3 कट लगा दें, तो ये 4 इक्वल पार्ट में हो गया। अब आप देखो कि एम जो है वो ईच का कितना हो जाएगा, एम जब हम 2 पार्ट में करते हैं तो m/2 होता है, लेकिन 4 पार्ट में किया तो m/4 हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्रुव सामर्थ्य नहीं है, आप ध्रुव सामर्थ्य से कंफ्यूज नहीं होना, वो इक्वल रहेगी, वो केवल जब लंबवत काटोगे तभी बदलती है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट है वो तो m/4 हो जाएगा ईच का, ठीक है। और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12, ठीक है। जब उसकी लेंथ गिवन है तो mL²। अब मास भी इसका क्या हो जाएगा, लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल काटा गया है, तो लेंथ तो सेम ही रहेगी, लेकिन मास भी क्या हो जाएगा, 4th टाइम हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। बस ये 2 बातें आपको समझनी थी, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखो आई डैश जो टी डैश हमें होगा वो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होता है। अब आई इनर्शिया क्या होगा, एम, तो वो 4 मास तो उसका हो गया, और L²/12, ठीक है, क्योंकि वो 4th हो जाएगा, अपॉन में एम बी। अब m/4 हो जाएगा, इनटू मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा सबका। अब आप देख रहे हो ये 4 कट होके सिंपली जो इनिशियल टी डैश का फॉर्मूला था वही मिल गया, यानी कि टी डैश जो है वो इनिशियल टी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। ये कोइंसिडेंस है कि ये आ गया इक्वल, आप ये मत समझ लेना कि हर बार इक्वल ही आएगा, बस आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। इसका तो दोलन का 4 सेकंड ही होगा, लेकिन अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सपोज आपसे ये कहेगा इसके लंबवत कटवाए, तो मैंने सारे ही केस आपको बताए हैं। सपोज वो 4 भागों में ना कह के 2 भागों में कटवाए, तो अब क्वेश्चंस जो आंसर हैं वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन अब आप समझ गए कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अप्रोच क्या है इसकी, तो अब आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान फ्रीक्वेंसी वाली 2 तरंगों के एम्पलीट्यूड का रेशियो 4:9 है, यानी कि उनके आयामों का अनुपात 4:9 है। तो इनके देखो एक सेकेंड, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे बता दूँ, कहाँ, चलो ये क्वेश्चन करा के बता दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने नोट डाउन कर लिए, जहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे लिखी हुई अभी मैंने देखा, तो वो मैं बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चंस मैं तैयार करता हूँ, उसके बाद जो मुझे लगता है कि मैं ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये इतनी अच्छी दे सकता हूँ, तो मैं सामने एक पेपर रखता हूँ, उस पर लिख लेता हूँ। तो कभी कभी वहाँ पर भी एक नज़र पहुँच जाती है कि समझाने में, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो इसलिए मुझे दिख गया, तो मैं इस क्वेश्चन की बात करा दूंगा कि आयामों का अनुपात इतना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम उनकी जो इंटेंसिटी होगी उनका रेशियो क्या होगा। तो मैंने कई बार आपको बताया, एक बार फिर बता दूं कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशियो अगर पूछा जाए, तो आयामों का इस पहले सम कर दो, उनका स्क्वायर, बटे उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को घटा दो, उनका स्क्वायर। बस आप ये याद रखो। अब पहले सम करोगे तो 4 में 9 जोड़ोगे 13, 13 का स्क्वायर करोगे 169,
बट इस घटाओगे तो 4 में से 9 -5, -5 का स्क्वायर करोगे तो +25, यानी कि 169:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं लास्ट में 2-3 चीज़ें ऐसी जिनसे डेफिनेटली आपको, मैंने उनको अलग से क्वेश्चन बना सकता था उनके, लेकिन वो आपको क्वेश्चन की तरह से ही आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन है कि एक चुंबक, एक जो तार है, ठीक है, एक मैग्नेटिक वायर है स्टील का, उसकी लेंथ एल है, ठीक है, उसको क्या और उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो एम है इनिशियली। अब उसको एल साइज में कन्वर्ट किया गया है, किस साइज में, एल साइज में, और जो उनकी दोनों साइड हैं वो इक्वल है। आफ्टर कन्वर्जन जो आपसे पूछा गया है कि अब जो डाइपोल मोमेंट होगा एम वो क्या होगा, ऑप्शन आपको ऐसे देगा m/2, m/√2 या कुछ भी दे सकता है। तो 2 पॉइंट आप लिख लो। एक ऐसे ही कह सकता है कि एक वायर है, उसका डाइपोल मोमेंट m है, जब उसको उसी वायर को मोड़ के सेमी सर्कल बनाया गया है तो अब नया जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा। तो दोनों ही केसेस में एल केस में अगर आ जाए तो जो फाइनली जो होता है वो m/√2 हो जाता है, क्योंकि वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि एक है, उसको हमने दो बराबर भागों में काट दिया तो m/2 हो जाते हैं। तो लड़का क्या करता है, m/2 भी ऑप्शन में दिखता है वही कर देता है, लेकिन अगर एल साइज वाला क्वेश्चन आ जाए तो m/2 नहीं m/√2 करोगे। और अगर सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्ताकार उसको बनाया जाए वायर को, तब भी आपको 2m/पाई करना है। 2m जो नया डाइपोल मोमेंट होगा m, वो 2π/m करना है। ये 2 क्वेश्चन गाइज किसी मुझे लड़के ने भेजे थे, फिर मैंने उस पर गूगल से रिसर्च की और देखा कि हाँ ये क्वेश्चन वास्तव में किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए। सेपरेट क्वेश्चन बना के भी करा सकता था, लेकिन ऐसे करा दिए। तो आई होप आप लोग इनको लिख लोगे और नोट डाउन कर लोगे। और लास्ट में मैं एक बात कहूँगा यार, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत स्ट्रगल करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ। तो अगर आप हमें इनकरेज करना चाहो, आपको मेरा काम है, अगर आप मोटिवेट करना चाहो मुझे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर दे रहा हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मेरा जो काम है और प्रोसेस और स्मूथली ये कैंपेन चलता रहे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, एक नंबर दिया होगा। जो सक्षम हैं, जो कैपेबल हैं, वो मेरी मदद कर सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ इस कैंपेन में जुड़ा रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।